हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गॉस लॉ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द लिमिटेशन ऑफ ए गॉस लॉ। तो बेसिकली जो गॉस लॉ है वो एक इनक्लोज सरफेस से, जिसने चार्ज को इनक्लोज किया है, तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, this is equal to total charge enclosed by this surface upon epsilon naught. This is the statement of a Gauss law. And the mathematical interpretation, then the closed surface integration of E vector is equal to Q upon epsilon naught. Where the ds है, ये basically जो हम closed surface assume कर रहे हैं, यहाँ पर basically mathematical interpretation है Gauss law का। तो जब क्लोज सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली हम एक जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एक मैथमेटिकली या हाइपोथेटिकली एक सरफेस के अंदर क्लोज कर लेते हैं और उस सरफेस को बेसिकली हम गॉसेन सरफेस कहते हैं। तो उस गॉसेन सरफेस में सपोज ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक पर्टिकुलर हम एक गॉसेन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने रैंडम फिगर बनाया है और इस पूरे सरफेस, क्लोज सरफेस से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स किससे पास हो रहा है, अब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है, और डिपेंड करता है कि चार्ज, बेसिकली जो चार्ज का नेचर है या चार्ज की जो पोलैरिटी है या जो रिजल्टेंट चार्ज है वो आपका किस नेचर का है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव होगा तो बेसिकली इनवर्ड फ्लो होगा आपका फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंड्यूस्ड बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस गॉसेन सरफेस में स्मॉल एरिया सेगमेंट, स्मॉल एरिया सेगमेंट हमें एज्यूम करना पड़ता है, जिसका एरिया वेक्टर सपोज ds है। और जो इस एरिया, जो ये स्मॉल एरिया है, इससे सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो बेसिकली ई है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड थीटा। तो मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन हम लिख सकते हैं ई डॉट ds को ई ds cos थीटा इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। But Gauss law is true, but not always useful. बेसिकली हर सिचुएशन के लिए ये यूजफुल नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशन के फुलफिल होने पर ही हम मैथमेटिकली गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो लिमिटेशंस हैं ये बेसिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली सिमेट्रिकल होना चाहिए, और वो सिमेट्री हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी जितने भी प्रॉब्लम है इनको हम इन तीन सिमेट्री से डिफाइन कर सकते हैं यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो। क्या बेनिफिट है सिमेट्री का ये हम डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड है होमोजीनियस चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यदि हम पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज देखें तो वो लगभग पर यूनिट वॉल्यूम में कांस्टेंट होने चाहिए। सपोज इस यूनिट में यदि 4 चार्ज है इस पर यूनिट वॉल्यूम में, तो कहीं अनदर पॉइंट पर रीजन में यदि हम चार्ज कैलकुलेट करें, दिस इज अगेन 4 आना चाहिए। दैट मीन्स जो चार्ज डेंसिटी है ऑल ओवर स्पेस कांस्टेंट है। तो इन दो कंडीशन के साथ गॉस लॉ कैसे हमारे लिए मैथमेटिकली हेल्पफुल हो सकता है, इसके लिए हम इसको हम समझते हैं। तो जो पहले केस है लिमिटेशन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली स्फेरिकल सिमेट्री, तो कोई भी स्फीयर है वो बेसिकली अपने पॉइंट सेंटर के रिस्पेक्ट में एक सिमेट्रिकल स्टेट में रहता है, एक सिमेट्री है। और इस सिमेट्री में यदि इसके सरफेस पर हम कोई स्मॉल सरफेस सेगमेंट कंसीडर करें तो उस स्पेस जो सरफेस सेगमेंट है या उस सरफेस है
उस सरफेस का जो सरफेस वेक्टर है वो बेसिकली रेडियली आउटवर्ड की डायरेक्शन में होता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली जो रेडियस की जो डायरेक्शन, जिसको हम जनरली रेडियस के अलोंग जो डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेडियली डायरेक्शन। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे हम ओपन सरफेस में यदि हम सरफेस वेक्टर डिफाइन करना है तो हमारे पास दोनों चॉइस होती है कि हम वेक्टर इस डायरेक्शन में लें या इस डायरेक्शन में लें। लेकिन बट यदि कोई क्लोज सरफेस है तो जो सरफेस वेक्टर है वो हम हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करते हैं। तो इसमें जो आउटवर्ड डायरेक्शन है बेसिकली रेडियली आउटवर्ड है। और इस केस में सपोज यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। दैट मीन्स इस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के लिए E पैरेलल टू ds वेक्टर, E पैरेलल टू ds वेक्टर, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। सेकेंड केस हम लेते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। एक सिलेंडर जो है वो हमेशा अपनी एक्सिस, जो लेंथ एक्सिस है, इसके अलोंग एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। इस केस में भी यदि हम इसके सरफेस पर एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर करें तो इसका जो सरफेस वेक्टर होगा ये बेसिकली इस सरफेस, इसकी लेंथ, सरफेस की जो लेंथ है उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होगा। और इस पॉइंट पर एक्सिस पर कोई चार्ज पार्टिकल हम लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी रेडियली आउटपुट होगा, जो बेसिकली इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियली आउटपुट होगा। दैट मीन्स इस केस में भी E पैरेलल टू ds। तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का दिस इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्री, दिस इज अगेन अनदर सिमेट्री। इस केस में जो फील्ड वेक्टर है वो हमेशा सरफेस वेक्टर के पैरेलल होगा, अलोंग द सरफेस वेक्टर होगा। थर्ड सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री। तो जनरली एक हमारे पास प्लेन है जो इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड हो रहा है, इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड हो रही है, विड्थ भी इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट प्लेन है। तो इस प्लेन के पैरेलल जितने भी प्लेन हम एज्यूम करते हैं वे ऑल प्लेन आर इन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो इस केस में हम इस प्लेन के किसी भी पॉइंट को एक सिंगल पैरामीटर z से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज जब कहते हैं इस प्लेन दो पैरेलल प्लेन है और डिस्टेंस x z डिस्टेंस पर सेपरेट है, दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस, दिस इज द पैरेलल प्लेन। सिमेट्रिकल यदि इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है आपके पास तो उसके जो पैरेलल जो प्लेन्स होगा वो बेसिकली इसका सिमेट्री में होगा। दिस इज अनदर ए सिमेट्रिकल, दिस इज अनदर ए सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये चार्ज इस एक प्लेन सिमेट्री में अरेंज है, ये चार्ज एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज है और लाइन बेसिकली जो है वो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। तो हम कह सकते हैं किसी भी लाइन को जीरो रेडियस का सिलेंडर, वैसे किसी पॉइंट को जीरो रेडियस का स्फीयर। तो पॉइंट बेसिकली एक स्फेरिकल सिमेट्री है, जीरो रेडियस का पॉइंट, जीरो रेडियस का स्फीयर, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट। तो इस टाइप की हमें सिमेट्री हमारे पास है तो उस केस में ही गॉस लॉ यूजफुल होगा। ये ट्रू है हर सिचुएशन के लिए बट यूजफुल नहीं है, यूजफुल केवल इन सिमेट्री के लिए। तो इन सिमेट्री का मैथमेटिकली कैलकुलेशंस में इस केस में हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, दैट मीन्स E वेक्टर और ds वेक्टर पैरेलल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू E ds। E dot ds is equal to E ds cos theta, when theta is equal to 0 then cos 0 is equal to 1, so we can say E ds। तो हमें अब cos theta का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब हमें अब cos theta यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आती है E ds, E ds। अभी भी हमें जो इंटीग्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें पूरे सरफेस के अराउंड करना है। अब हम होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट को इंक्लूड करते हैं। तो सपोज इस लाइन चार्ज में एक पर्टिकुलर, सपोज हमारे पास कोई लाइन चार्ज है
या चार्ज एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज है और इसकी पर्टिकुलर रीजन में चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, λ1, λ2, λ3 एंड λ4। तो इस तरीके हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी सिमेट्री के करस्पॉन्ड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज अनदर सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर। बट जो चॉइस है हमारे पास एक स्मॉल सेगमेंट की, जो रैंडम चॉइस थी, हम किसी भी पोर्शन पर एक स्मॉल सेगमेंट ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, हम रैंडमली कहीं पर चूज कर सकते हैं। तो चॉइस यहां पर हमारे पास नहीं रह जाती है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इस रीजन के लिए चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स इस रीजन के लिए हम यहाँ इस पॉइंट पर यदि हम कोई सरफेस चूज करें तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिस इज E1, बट इस पॉइंट के लिए दिस इज E2, बट इस पॉइंट के लिए दिस इज E3। सपोज डिफरेंट यदि इस पॉइंट को सरफेस लेते हैं तो यहाँ पर E1 है, दिस इज E2 है, दिस इज E3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे सरफेस के अराउंड इस पूरे सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी हो रहा है या कांस्टेंट नहीं है। वही कांस्टेंट नहीं तो दिस इंटीग्रेशन साइन रिप्लेस बाय ए समेशन। क्योंकि जब कंटिन्यूअस फंक्शन, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी ऑल ओवर स्पेस के लिए तो उसे जनरली हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और यदि कोई डिस्क्रीट फंक्शन है तो उसे हम जनरली समेशन हमें उसका करना पड़ता है एडिशन के लिए। तो इस केस में जो फंक्शन है λ1, λ2, λ3, λ4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली डिस्क्रीट नेचर का है ऑल ओवर स्पेस में। तो अब हमें इंटीग्रेशन के ऊपर समेशन करना पड़ेगा। दिस इज ei1 to n, यदि नंबर ऑफ n सेगमेंट है देन ei ds है, एंड दिस इज अगेन e1 ds1 प्लस e1 e2 ds2 एंड सो ऑन en ds है। ये नंबर ऑफ सेगमेंट आप लेते हैं, ये चार्ज डेंसिटी जो है वेरी कर रही है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग है। तो फिर हमारे पास एक n नंबर ऑफ टर्म्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर सरफेस के डिफरेंट पोर्शन पर हमें डिफरेंट फ्लक्स जो होगा वो डिफरेंट होगा, और उन सबको हमें फिर एडिशन करना पड़ेगा n टाइम्स तक। तो फिर मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपकी लेंथ होगी, जैसे कूलॉम्स लॉ के केस में। तो बेसिकली मैथमेटिकली एक मॉडिफाइड वर्जन है कूलॉम्स लॉ का, जिसमें हम मैथमेटिकली मिनिमम कैलकुलेशन में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देते हैं। बट यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी डिसकंटिन्यूअस है या इनहोमोजेनियस है, तो फिर हमें वही कूलॉम्स लॉ के जैसे हेल्दी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। बट सपोज ये कंडीशन फुलफिल होती है होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी की, दैट मीन्स हर एक सेक्शन पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो आपकी इक्वल होगी। तो हर एक पोर्शन पर यदि हम कोई सिलेक्ट किसी भी पोर्शन पर यदि हम सरफेस के किसी भी रीजन पर एक स्मॉल ds सिलेक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्ड एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑल ओवर जो सरफेस है इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये इसमें कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है एंड कांस्टेंट है। तो अब हमें ये कैलकुलेशन न करके हम इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन एंड ई ऑल ओवर इस सरफेस के लिए कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये ई जो है इंटीग्रेशन से हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बेसिकली हम इंटीग्रेशन में बाहर ले सकते हैं। तो अब जो इंटीग्रेशन होगा बेसिकली स्मॉल सरफेस जो हमें स्मॉल सरफेस एलिमेंट है इसका ऑल ओवर स्पेस के लिए इंटीग्रेशन होगा, और ये सबसे आसान है। यदि किसी स्मॉल सरफेस का ऑल ओवर स्पेस के लिए इंटीग्रेशन करें तो दिस इज द सरफेस एरिया, जैसे स्पेयर के केस में स्मॉल ds का पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज कम ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे इसका 4 by r is the surface area of a
स्फीयर। तो जो राइट हैंड साइड की जो कैलकुलेशन है वो इस दो कंडीशन पर केवल तीन या चार लाइंस में कैलकुलेट करेंगे। जो हेल्दी कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कूलम्ब्स लॉ में है वो मैथमेटिकली हमें गॉस लॉ में फिक्स देते हैं इन दो कंडीशन के बीच में। वैसे सिलेंडर के केस में यदि हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करें स्मॉल सेक्शन का, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एल ओनली फॉर द कर्व सरफेस। बाकी जो आपके लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस है इनसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली जीरो है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाए तो हमारे मैथमेटिकली कैलकुलेशन, अब हम इस स्क्वायर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फॉर्मूले से हम आसानी से ई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स गॉस लॉ बेसिकली केवल तभी यूजफुल है जब हमारे पास ये दो जो लिमिटेशंस हैं ये फुलफिल हो जाए, ये दो कंडीशन हैं ये फुलफिल हो जाए। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन when E dot ds is equal to E ds and homogeneous charge density, इस केस में यदि फुलफिल होती है तो E को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ला सकते हैं। अब केवल जो इंटीग्रेशन होगा वो स्मॉल जो सरफेस एलिमेंट हमने लिया उसके ऑल ओवर सरफेस के इक्वल ओवर होगा और जो दिस इज इक्वल टू कम्स आउट द सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन सरफेस। तो हमने सिमेट्रिक जो मानी है तो यदि पॉइंट है तो हमने स्पेरिकल सिमेट्री और स्पेरिकल का सरफेस एरिया हमारे नोन है। यदि हमने लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर माना है तो उसका सरफेस एरिया हमें पता है। और यदि हमने किसी प्लेन सरफेस के लिए हम यदि सिमेट्री लेते हैं तो बेसिकली इस केस में हम क्या करते हैं एक पिल बॉक्स डिफाइन करते हैं और जिसका सरफेस एरिया बेसिकली हम जनरली ए लेते हैं। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं इस टॉपिक में हम आएंगे नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, तो बेसिकली इसमें ए फाइनल आंसर में कैंसिल आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो बेसिकली ये गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं इन दो कंडीशन पर। और ये आपके पास सिमेट्री है, स्पेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि स्पेरिकल सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री या सिलिंड्रिकल सिमेट्री और होमोजेनियस चार्ज डेंसिटी हो तो उसी केस में हमारे लिए गॉस लॉ यूजफुल है। अदरवाइज हम फिर मूव करेंगे कूलम्ब्स लॉ की तरफ। ये था आज का टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ गॉस लॉ एंड द सिमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज यदि यूनिफॉर्मली एक लाइन में अरेंज है इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।